राजधानी समेत पूरे राज्य में आदिवासी जमीन लूट और अवैध तरीके से हस्तांतरण खरीद बिक्री के लिए आदिवासी जमीन ब्रोकर को जिम्मेवार बताया है। ये सच है कि आदिवासी जमीन का अवैध हस्तांतरण जारी है। राजधानी बनने के बाद शहर में कई आदिवासी जमीन ब्रोकर बन गए जो समाज को ही धोखा देने का काम कर रहे हैं। इसलिए सरकार को इसके मूल में जाने की जरूरत है और इस मसले पर सरकार को एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। इसी को लेकर आज रांची में करमटोली स्थित दुमकुड़िया भवन में प्रेमशाही मुंडा एवं आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा एक बैठक की गई। सुने आगे की रिपोर्ट। के लोग आदिवासी विभिन्न संगठन के लोग आदिवासी जमीन लूट के खिलाफ आज बैठे हैं और हम लोग निर्णय पर यही आए हैं कि दिनों दिन देख रहे हैं कि आदिवासी जमीन लूट के खिलाफ जब भी देखते हैं तो गैर आदिवासी आ जाता है या आदिवासी के कुछ भाई लोग आ जाते हैं और इस तरह देख रहे हैं कि हजारों एकड़ जमीन का दिनों दिन वायलेशन हो रहा है। कचहरी में जाएंगे तो वहाँ भी जमीन लूट के खिलाफ सादा पट्टा देख रहे हैं टाइप कर रहा है, तो कहीं देख रहे हैं कि जमीन आदिवासी जमीन की लूटने की बात चल रही है। तो इसी मद्देनजर रखते हुए हम ये मांग करना चाहते हैं कि सरकार से, हेमंत सरकार से, कि अविलंब आदिवासियों के मुद्दे को देखते हुए विशेष टास्क फोर्स बनाए और एक गठन करे और महीना भर के अंदर जमीन का निष्पादन करे, जमीन का दखल दहानी दे। क्योंकि हम देखते हैं कि 21 वर्ष हो गए झारखंड के, ये अलग राज्य जो है आदिवासी जमीन की बुनियाद पर हुआ है। हमारे गुरुजी जमीन लूट के खिलाफ अलग राज्य लिए, अलग राज्य होने के बाद देख रहे हैं कि ज़्यादातर जमीन लूट हो रही है और आदिवासियों का जमीन और धर्म के बिना नहीं रह सकता। जिस प्रकार जो मछली को तालाब से ऊपर रखिएगा तो तड़पता है, वैसे ही आदिवासी तड़प रहा है। इसलिए हम लोगों ने प्रण लिया है। हमारे नौजवान साथी लोग पाहन पुरोहित भी आए हुए हैं, हल्दर भी आए हुए हैं, बहन लोग हैं इधर, शिवा कच्छप जी हैं। तो हम लोगों का ऐलान है कि 11 अक्टूबर 2023 को महामहिम राज्यपाल के यहाँ महाधरना देने का काम करेंगे, राज्यपाल से मिलेंगे और जो हमारा ड्राफ्टिंग होगा, दस्तावेज जो भी जमीन लूटी गई है उसकी पॉइंट बना करके हम लोग राज्यपाल को देंगे और राज्यपाल को कहेंगे कि आप संविधान के प्रमुख हैं और इस राज्य के प्रथम नागरिक हैं और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आपको विशेष अधिकार दिया गया है। आप जो है डीसी को आदेश दें और यहाँ के जितने भी डीसी को आदेश दें, मुख्यमंत्री को आदेश दें कि ज़मीन को बचाने का काम करें। इसी को लेकर के आज हम लोग बैठे। जिस तरह से लगातार आदिवासियों की ज़मीन गैर तरीके से हड़पा जा रहा है, उसी के मद्देनज़र 9/4/2023 को हाई कोर्ट का एक फैसला आता है कि कलेक्टर के आदेश के बावजूद भी ST/SC ज़मीन नहीं बिकेगा, फिर भी धड़ल्ले से हो रहा है। क्या कानून देश में नहीं है? कानून है, झारखंड का कानून में बहुत वायलेशन हो रहा है, कानून का बलात्कार हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पावर कमज़ोर होने के बाद जितने भी माफिया तत्व यहाँ पर आए हैं, देख रहे हैं कि यदि आदिवासी ज़मीन में रसीद नहीं कटाया 20 साल से, तो माफिया तो क्या करते हैं, सीओ से मिलते हैं और फर्जी हुक्मनामा बना करके वाद खुलाता है और रसीद कटाता है जनरल के लिए। ऐसे बहुत जांच मिलेगा। अभी हमारे बीच हमको लगता है कि अक्षय कुमार भोक्ता जी हैं जो पत्रकारिता भी करते हैं, देख लीजिए बगल में हैं, इनका 30 एकड़ जमीन छीनी गई दिल्ली में और समझिए कि पिछले साल रसीद कटाया गया उसका और लगातार पिछले का कटाया गया और फर्जी हुक्मनामा और कोलकाता का डीड। तो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं माफिया तो हावी है और पॉलिटिकल पावर, सरकार जो भी हो, सरकार मेरा हो तेरा हो, लेकिन सब ने जो है आदिवासी पर न्याय नहीं किया। मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ और ज़मीन की वायलेशन में कहीं ना कहीं नौकरशाह, कहीं ना कहीं हमारे लोग भी शामिल है, इसलिए कानून का निष्पादन नहीं हो रहा। ने बीजेपी के सरकार में आदिवासियों के ज़मीन को लेकर के एक बड़ा सा फैसला किया था कि उसका ज़मीन नहीं बिक्री हो जाए, लेकिन अभी हेमंत सरकार में उस कोर्ट को बंद कर दिया गया है। आप SCR कोर्ट की बात कर रहे हैं, SCR कोर्ट को बंद नहीं करना चाहिए था। SCR कोर्ट पर फैसला होता था हमारा, जो गलत है उसको मत दीजिए, लेकिन आपने तो SCR कोर्ट को बंद कर दिया। आखिर कहाँ आप क्या करेंगे? तो हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री देखिए, आदिवासी गैर आदिवासी की बात नहीं है, विचारधारा आदिवासी है कि नहीं। अब हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बन गए हैं और हमारे लिए काम नहीं कर रहे, तो अच्छी बात नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि आदिवासी की बुनियाद पर और मूलवासी की बुनियाद पर अलग राज हुआ है और सबसे ज़्यादा लूट आदिवासियों का जमीन पर हो रहा है, हजारों एकड़।
तो हम ये कहना चाहते हैं कि विशेष टास्क फोर्स बनाए यहाँ के मुख्यमंत्री, और थोड़ा सा भी यदि आंदोलन के पुत्र हैं, लज्जा है, शर्म है, तो आदिवासियों को बचाएं। आदिवासी उनका वोटर है, आदिवासी वोट देता है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारी ज़मीन बचे। कुछ आदिवासी अपना ज़मीन नहीं बेचना चाहते हैं, लेकिन कुछ आदिवासी अपनी परिस्थिति को देखते हुए ज़मीन बेच रहे हैं, और वो भी लिस्ट में आपका आ जा रहा है कि हड़पा जा रहा है। तो ये कैसे होगा? हड़पने की बात नहीं, मैं कहना चाहता हूँ जिस प्रकार हम आदिवासी समाज, हम अपने आदिवासी समाज की बेटी बहनों से शादी करते हैं, अपना समाज देखते हैं कन्या के लिए, दूल्हा के लिए, तो उसी प्रकार ज़मीन भी अपने जमात को बेचो। अब मान लीजिए कि बाहर के लोग बसाओगे, वही हमारा ज़मीन छीन लेगा। तो मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ कि ज़मीन भी आदिवासी समाज को बेचिए, आदिवासी समाज को बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब गैर आदिवासी को बेचेंगे पैसा के लालच में, आदिवासी की क्या पैसे की जरूरत है यार? आदिवासी स्वतः धनवान है। अब पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, जहाँ जहाँ उनकी ज़मीन रहता है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदिवासी ज़मीन पर हेमंत सरकार लोन दे, हम ग्रांटर लेंगे और लोन देंगे, अपार्टमेंट बनाए, इसके लिए पॉलिसी बनाए, न कि ज़मीन किसी और को बेचे पैसे की लालच में। हम चाहते हैं कि आदिवासी समाज व्यापारिक बने, व्यवसाय करे, जिस प्रकार अन्य जमात के लोग करते हैं। और इसके लिए तो ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में है, और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में ट्राइबल सप्लान का ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी होता है, इसके लिए विशेष फंड आता है। लेकिन हेमंत बाबू जो कल्याण विभाग में क्या क्या होता है, इसके लिए प्रचार भी नहीं करते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ज़मीन पर सब केंद्र बिंदु है, ज़मीन से हम लोग व्यापार भी करेंगे, हम नियोजन नीति भी लेंगे और कारोबार का अधिकार भी लेंगे, लेकिन इसके लिए पॉलिसी बनना चाहिए। लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी अभी तक पॉलिसी नहीं बनाया है। उसने खेती बाड़ी करके 2022 तक उन लोग ने खेती किया। उसमें 2022 में उन्होंने उस खेत पर जटनी बुना था और आम का खेती लगाया था। जब 2022 को ये सीओ अंचल मिली भगत करके एक जनरल आदमी को वो जमीन को बेच दिया जाता है। बेचने के बाद में उनका भी मोटेशन दिखाता है, इनका भी ऑनलाइन रसीद 2024 तक कटा हुआ है इस रैयत का, जो कि बेहद गरीब घर से है। वो 3 एकड़ ज़मीन के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है, ना रहने के लिए घर तक नहीं है। जब वो थाना जाती है, थाना में गेट से भगा दिया जाता है। जब अंचल जाती है तो सीओ उनको डांट के भगा दिया जाता है। वो कहाँ जाएगी उनको लड़ने के लिए? आज कोर्ट में लड़ने के लिए उनके पास ताकत नहीं है, पैसा नहीं है। एक विधवा लेडी है, कौन लोग कब्जा किया? वो नाम तो हमको याद नहीं है, लेकिन इसमें नाम दिया हुआ है पेपर में। थोड़ा सा देख लूँ, मैं पेपर बता दूँ पेपर के साथ। वो गैर आदिवासी है जयंत कुमार पांडे, जो कि ये सभी को पता है कि एक अनुदान में दिया हुआ ज़मीन कभी भी किसी को खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। उसके बावजूद अंचल ने ऐसा काम किया है कि एक जनरल के नाम से बंदोबस्ती कर लिया है। जब हम अंचल में सीओ और सीआई से बैठते हैं तो वो साफ मुँह कर जाते हैं कि हम उसका बंदोबस्ती नहीं किए हैं। और जब हम अगला पार्टी जयंत कुमार पांडे से बैठते हैं तो वो अपना मोटेशन दिखाते हैं। तो ये कहाँ पर ये फर्जी किया गया, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये रैयत अपना जो बंदोबस्ती किया है, इनका 2024 तक कटता है रसीद, और वो दिखाता है कि देखिए मेरा जमाबंदी हो चुका है। अब हमें सीओ से सवाल करना है कि आप अगर इस ज़मीन का ऑथराइज नहीं है खरीद बिक्री का, तो किस तरह आप उनको ये ज़मीन को ट्रांसफ़र किए? और ऐसे ऐसे मामला बहुत है ऐसे जो कि सीओ और सीआई के द्वारा खेल किया जा रहा है। तो एक गरीब महिला, उनको हाईकोर्ट जाने का भी ताकत नहीं है। आज वो दर दर भटक रही है वो न्याय के लिए। इसी न्याय के आस में अगर वो कोर्ट और कानूनी लड़ाई नहीं लड़ पाती है, इसी में जब वो मेरे पास आती है, महिला समूह के पास आती है, आदिवासी सेना के महिला केंद्रीय अध्यक्ष के पास आती है, तब हम आगे कदम उठाते हैं उसका न्याय के लिए। जब हम थाना जाते हैं तो थाना में हमारे सामने बड़ा बाबू बोलते हैं, हमारे पक्ष में बोलते हैं। जब हम वहाँ से हट जाते हैं तो उस महिला को धमकी दिया जाता है कि तुम किसका ज़मीन में चढ़ती हो, तेरा ज़मीन है ही नहीं, वहाँ चढ़ेगी तेरे ऊपर केस कर देंगे। तो ये दोहरी, हम प्रशासन को भी बोलते हैं कि दोहरी खेल आप मत खेलिए। अंचल में जाते हैं, अंचल में हमारे सामने बोला जाता है कि उनका जमाबंदी हम नहीं किए हैं। अगर आप जमाबंदी उसका नहीं किए हैं तो जमाबंदी कहाँ से वो शो कर रहा है?
हमको ये समझ में नहीं आता है कि आखिर खेल ये कहाँ तक खेले जा रहे हैं। इसलिए हम सभी यहाँ पर जितने भी संगठन हैं, अब हम न्याय के लिए हम कोर्ट और कचहरी हम नहीं दौड़ेंगे। सीओ और अंचल में हम सीधे बैठेंगे और सीओ और सीआई से हम जवाब मांगेंगे कि आप सीधे जवाब दीजिए, अगर आपने बंदोबस्ती किया तो किस आधार पर इसको बंदोबस्ती करके दिया। कितना दिन कोर्ट का हम चक्कर काटते रहेंगे। अगर आज आदिवासी का जो भी संगठन है, अगर किसी गरीब के पक्ष में हम लोग उतरते हैं तो हम पे केस किया जाता है। जब एक गरीब महिला का जमीन लूटा जाता है और महिला और बाउंसर लोग को लेके खड़ा करके काम कराया जाता है, उस समय प्रशासन कहाँ रहती है, उस समय कहे नहीं रोकती है, उस समय उनको कहे उनके ऊपर केस नहीं होता है। और जब हम उनके पेपर में उसका सपोर्ट में, गरीब का सपोर्ट में हम संगठन के लोग उतरते हैं तो हमारे ऊपर तुरंत FIR किया जाता है, चोरी का इल्जाम लगाया जाता है, रंगदारी का इल्जाम लगाया जाता है। क्या यही देश हमारे झारखंड का न्याय का कानून का यही क्या मामला है कि हम जो निर्दोष रहे उसके ऊपर केस करें। अब जितना भी दलाली करे वो खुलेआम घूम रहे हैं। आज कोई दलाल, कोई जो ब्रोकर है, आज तक कोई थाना में केस हुआ जो गलत तरीके से कब्जा कर रहे हैं। एक ही देखिए, महेशपुर का ही मामला देखिए, जिसका जमीन है उसको धमकी दिया जाता है कि तुमको जेल में बंद कर देंगे, तुमको अरेस्ट कर लेंगे अगर दोबारा उस रोड पे चढ़ी तो। वो अपना जमीन है, वो अपना जमीन में क्यों नहीं चढ़ेंगे? और उस ब्रोकर को क्यों नहीं बोला जाता है कि तुम इस काम को बंद करो, उसका जमीन है बोल के? ये बहुत गलत नीति हो रहा है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री से भी मैं यही निंदा करती हूँ। मैं चूँकि हमें विश्वास था कि ये आज हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, हमारे लिए काम करेंगे, हमारे दुख को समझेंगे, हमारे दर्द को समझेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। दिन दहाड़े हमारे आदिवासियों को जमीन को लूटा जा रहा है, वो भी फर्जी तरीके से। और दूसरा मामला है मकमंदरों का। एक मकमंदरों का जमीन है जो 1 एकड़ का जमीन है, उस जमीन में SC का जमीन है। SC का जमीन को किस तरह से उसे जनरल बनाया दिया जाता है। उनका कहना है उसका सास जिंदा है, उसका ससुर जिंदा था, तब उसका पति जिंदा था, तब कोई उस जमीन पे एक्टिव नहीं हुआ। जैसे उसका ससुर मर गया, उसके पति लोग मर गए, तीनों पत्नियां विधवा हो गई, उसकी सास विधवा हो गई, तब 2022 में दलाल एक्टिव होते हैं और बोलते हैं कि तेरा ससुर इसको बिक्री कर दिया है, जबकि उसका ससुर पागल था। एक पागल आदमी क्या जमीन बिक्री करेगा? अगर जमीन बिक्री किया भी तो वो पैसा घर में नहीं गया, तो कैसे घर के आदमी लोग नहीं जानते हैं वो जमीन मेरा ससुर ने बिक्री किया है? बिल्कुल ये फर्जी है। वहाँ भी जब वो लोग थाना जाते हैं, एक FIR तक नहीं लिया जाता है उनका, थाना में उसे गेट तक पहुँचने नहीं दिया जाता है, उनको भगा दिया जाता है। वही चीज़ केस हमारे पास आता है। जब हम थाना चढ़ते हैं तो बड़ा बाबू टाल मटोल करके केस को रफा दफा करने का कोशिश करता है और उनके ऊपर ईटा बालू चोरी करने का उनके ऊपर FIR किया जाता है। और बताइए, वहाँ खुलेआम ब्रोकर घूम रहा है, दलाल खुलेआम वहाँ कब्जा करने के लिए डेली चढ़ रहा है, उनको मारपीट कर रहा है, लेकिन उनका FIR नहीं लेता है। अगर वो FIR किया तो उनका कॉन्ट्रैक्ट फाइल क्यों नहीं किया जाता है? वहाँ कॉन्ट्रैक्ट फाइल करने का क्या उसका अधिकार नहीं है क्या? यही कानून मैं प्रशासन से पूछना चाहती हूँ। एक के लिए कानून है, दूसरा के लिए कानून नहीं है क्या? आज खुलेआम दलालों को छोड़ा जा रहा है और जो रैयत है उनके ऊपर दिनों दिन केस किया जा रहा है। ये कानून का मैं कड़ी निंदा करती हूँ। और इस तरह का केस होगा तो अगले दिन हमारे आदिवासी संगठनों से लड़ने के लिए तैयार रहे। हम प्रशासन का भी विरोध करेंगे, हम मुख्यमंत्री का भी। आज पूरा दुनिया जो है चांद पर जाने की सोच रहा है और आदिवासियों की दुर्दशा देखिए। आज आदिवासियों के साथ जो कुछ हो रहा है, इसलिए आदिवासी इतने आक्रोशित हैं, इतने त्रस्त हैं। वो भी आज अपने अधिकारों को जान गए हैं। वो शुरू से अभी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं कहा था कि आदिवासी इस देश के पहले नागरिक हैं, पहले बासिंदे हैं। सारा समाज जानता है, सारी दुनिया जानती है। और आदिवासियों के ऊपर इतना अत्याचार, आदिवासी जो जंगल जमीन के मालिक हैं, भगवान बिरसा मुंडा ने जो अपनी शहादत दी है, पूरा देश पूरा समाज उसका ऋणी है। और आदिवासियों के साथ ऐसा लगातार जो हो रहा है, आदिवासी कैसे सहन कर सकते हैं? CNT एक्ट इस राज्य का इतना बड़ा कानून है, ये पूरे देश में एक अकेला ऐसा कानून इस राज्य का जो है कि यहाँ के भू संरक्षण अधिनियम एक कानून बना है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे इसमें एक सेक्शन है 71A जो है कि किसी तरह से अगर कोई गैर आदिवासी
आदिवासियों की ज़मीन को अगर हड़प जाता है, गैर हस्तांतरण करा लेता है या कब्जा कर लेता है, तो वापसी का भी यहाँ पर है कानून है। बावजूद उसके यहाँ पर है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, पूरे कानून को तख्त में रख के यहाँ खेल खेला जा रहा है। और यहाँ पर सिर्फ कुछ लोग नहीं बल्कि पूरा सिस्टम करप्ट है। आप छवि रंजन का मामला ले लीजिए। छवि रंजन तो मामले को देख रेख के लिए उसकी जिम्मेवारी दी गई थी, वो तो खुद इस मामले में लिप्त है। तो सभी टोटल, चाहे आप पॉलिटिकल पार्टी को बोल दीजिए, चाहे आप सिस्टम को बोल दीजिए, सारे लोग इसमें इस तरह से लिप्त हैं। और बहुत सारे इन्हीं लोगों ने है कि यहाँ पर माफिया राज चला रखा है। अभी यहाँ पर बात केवल अवैध खनन की या बालू की या फिर लोहा आबाद अमृत की नहीं है, जमीन की सबसे बड़ी लूट हो रही है। और इसके लिए सबसे बड़ा निशाना आदिवासियों को बनाया जा रहा है। आदिवासियों का इतिहास गौरवशाली रहा, आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, और आज सिर्फ जमीन के लिए आंदोलन चल रही है। क्या शिक्षा के लिए आंदोलन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन शिक्षा का अधिकार तो आदिवासियों को है। लेकिन यहाँ पर सिस्टम किस कैटेगरी का बनाया गया है? आप देखेंगे आदिवासी को 7.5 का रिजर्वेशन है, लेकिन कहीं भी किसी क्षेत्र में आप देख लीजिए, अगर नियोजन के मामले में देख लीजिए, आदिवासियों की कहाँ पर बहाली हो रही है, वहाँ पर भी घोटाला हो रहा है। लोग वहाँ पर अगर अर्जी डाल रहे हैं तो उनके अर्जियों को है कि नकार दिया जाता है। आप देखेंगे वहाँ फर्जी तरीके से है कि गैर आदिवासी अपने टाइटल को चेंज करके आदिवासियों के नाम पर नौकरी कर रहे हैं। बहुत सारे मामले, बहुत सारे आंकड़े हम दिखा सकते हैं सबूत के तौर पर। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, पर जमीन सिर्फ लूट नहीं हो रही है, उनकी नौकरी की भी लूट रही है, उनका विकास को है कि जानबूझ के ये किया जा रहा है। और आदिवासियों का अगर समता जजमेंट की बात कर लीजिए, समता जजमेंट को क्यों लागू नहीं किया जा रहा है? 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची को क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? वादे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो आदिवासियों के लिए यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। इस चलते आदिवासी आज त्रस्त होकर आंदोलन करने के लिए, सड़क पर उतरने के लिए मजबूर है। शिक्षा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आदिवासियों को साक्षरता का जो अनुपात है बहुत कम है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, राजा जयपाल सिंह मुंडा जैसे महाशख्स ने है कि इंग्लैंड से पढ़कर इतनी बड़ी उपाधि लेकर समाज को आज पढ़ने लिखने के लिए अग्रसर किया। आज आप रामदयाल सिंह मुंडा को देख लीजिए कि उनकी है कि संस्कृति सभ्यता में उनका बड़ा योगदान रहा है। आप डॉक्टर कार्तिक उरांव को देख लीजिए, इन लोग बड़े बड़े ऐसे महाशख्स थे जिन्होंने समाज को है कि शिक्षा के दौर में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन आज फिर समाज आखिर शिक्षा के दौर में पीछे क्यों रह गया है? इसका पूरे जिम्मेदार मैं सिस्टम को मानता हूँ, गवर्नमेंट को मानता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी को मानता हूँ। आपके क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं और आपके बच्चे विद्यालय नहीं जाते, इसको किसको मानते हैं? विद्यालय को आप देख लीजिए ना, जानबूझ के है कि शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, जानबूझ के प्राइवेट स्कूल बनाई जा रही है, सरकारी स्कूल को बंद क्यों जा रहा है, शिक्षा को फ्री क्यों नहीं किया जाता है, स्वास्थ्य फ्री क्यों किया नहीं जाता है, सिनेमा की टिकट फ्री की जाती है। तो ये जानबूझ के किया जा रहा है कि लोग अनपढ़ गंवा रहे, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो। बाबा साहब ने है कि समाज को है कि जागरूक किया अधिकारों में। आज अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर जो भी राइट्स हैं उसमें दिया होगी हूँ। हमारा ज़मीन सिमटोली कांके में है, जो हमारा बाबा का अपना एससी का ज़मीन था, जिसको मेरे बाबा ने खरीदा था 65 में। और खरीदने के बाद उस ज़मीन को कुछ हमारे आदिवासी लोग भी कब्जा किए हैं, जो आदिवासी हितैषी अपने आप को बोलते हैं, वो लोग भी किए हैं। वो लोग 16.5 डिसमिल ज़मीन में घर बना दिए हैं। रसीद आज भी हमारा कट रहा है, 34 डिसमिल टोटल ज़मीन है, वह आज भी हमारा रसीद कट रहा है, मेरे बाबा के नाम से कट रहा है। लेकिन वो लोग का घर है, बहुत बड़ा बिल्डिंग बन गया, हम लोग बहुत दौड़े, आज तक दौड़ते ही हैं। दौड़ते दौड़ते मेरी माँ जो काम नौकरी की, आधा से अधिक पैसा खत्म हो गया। आधा ज़मीन है जो ग्वाला लोग हैं, जो यहाँ के नहीं हैं, एक गाय लेकर आए थे, खुदते खुदते वहाँ घर बना ली, मात्र उनका 2 कट्ठा ज़मीन है, वो हमारा 6.5 डिसमिल ज़मीन कब्जा कर लिए हैं। दखल दहानी का ऑर्डर हो चुका है, लेकिन आज तक दखल दहानी हम लोगों को नहीं मिला। 2014 में दखल दहानी का ऑर्डर हुआ था, 2023 हो गया है। ये है। दूसरा मैटर हमारा चुटिया डुमसा टोली का है और 5 डिसमिल ज़मीन है। वहाँ सीओ और ज़मीन ब्रोकर लोग का मिली भगत से हम लोग का ज़मीन का जो प्लॉट खाता है ना, उसको ही चेंज कर दिया गया है। और जब हम लोग वहाँ का खतियान भी निकलते तो वहाँ का जो खास महल का सर्वे किया गया था, वो सर्वे सारा दस्तावेज जला दिया गया है। और सिर्फ हमारा ही मैटर है, वो बहुत बड़ा पैमाने पे वहाँ पे खास महल में अभी सैकड़ों मामला दिखेंगे जो ज़मीन से संबंधित है। आदिवासियों का ज़मीन को किसी न किसी कारण से वो दलाल लोग बेच दिया है। वहाँ जनरल लोग का बड़ा बड़ा मकान बनाया, वो लोग दौड़ रहे हैं।
दौड़ते दौड़ते थक गए, बहुत को मर भी गए, बहुत को छोड़ भी दिए, लेकिन हम लोग कम से कम 25 साल से दौड़ रहे। पापा भी मर गए, अब हम लोग दौड़ने बैठे हैं। नहीं, अपने ज़मीन को बचाने के लिए बहुत ऐसे संगठन हैं, आपके आदिवासी संगठन हैं, तो उनसे सपोर्ट नहीं लिए? सपोर्ट मांगे भी थे और बहुत बार मीटिंग भी हुई, लेकिन इतना ही खोज कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं हम लोग आंदोलन भी करने जाते हैं ना, तो हम लोगों के ऊपर केस होता है। हम लोग अपने ज़मीन में जाते हैं लड़ाई लड़ने के लिए, तो हमारे ऊपर बहुत सारा केस होता है। आज भी हमारे ऊपर बहुत सारा, अपने ही ज़मीन बचाने के लिए, हमारा ही ज़मीन को बचाने के लिए, मेरे ऊपर चोरी छिनताई का केस, आज भी हमारे ऊपर बहुत सारा केस है। आदिवासियों की आवाज़ हमेशा बुलंद करते हैं बंधु तिर्की जी, जो पूर्व विधायक हैं, वो बहुत आदिवासियों का सपोर्ट भी करते हैं, तो क्या आप उनसे संपर्क नहीं कर रहे हैं? सबसे मिलेंगे बोलिए? सबसे मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे। कितना दिन का मामला है, कब का है? ये हमारा मामला तो लगभग सिमरटोली का जो कांके का मैटर बोल रहे हैं, उसका 20 साल से भी ज़्यादा हो गया। तो 20 साल में आप बंधु तिर्की के पास पहुंच नहीं पाए? कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि आज मिलेगा न्याय, कल मिलेगा न्याय, लेकिन आज तक न्याय नहीं मिला है। आगे क्या चाह रहे हैं आप? आगे यही चाह रहे हैं कि आज हम लोग यहाँ पे धुमकुड़िया में स्थित हैं और बहुत सारे यहाँ संगठन के लोग हैं, और यकीन है कि हम लोग अब अपना आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, और हमारा जो ज़मीन छीन गई है वो इसी कमेटी के द्वारा हमें हासिल होगी। और इसके लिए दादा लोग हैं, हम लोगों को मदद करेंगे। हम लोग राज्यपाल जगह जाएंगे और धरना देने की बात हो रही है, तो हमारा भी उस दस्तावेज में हमारा भी ज़मीन का जिक्र होगा, तो हमको न्याय मिलेगा। परिचय दीजिए। मेरा नाम अर्पणा बाड़ा है, मैं कांके से।